ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में है, लेकिन उसका असर भारत में आपको दिख रहा है। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खास करके शिया ग्रुप से। और अब एक प्रतिक्रिया जो पॉलिटिकल गलियारों में आ रही है कि भाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का असैसिनेशन हुआ, उस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या टेक लेगी, क्या स्टैंड रहेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करना, यूएई के खैर ख्वाह हैं उनसे बात करना, इन सब पे चल क्या रहा है और डिप्लोमेटिक दुनिया काम कैसे करती है, यही जानने के लिए हम अनिल त्रिगुनायत सर को साथ में लाए हैं, जो कि जॉर्डन और लीबिया जो अरब के कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा तमाम देशों के राजदूत या फिर हाई कमिश्नर रह चुके हैं और लंबा वक्त है उनका डिप्लोमेसी की दुनिया में। सर स्वागत है आपका। सर, क्या चल रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है, कैसे देख रहा है इंडिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को? देखिए, मैंने शायद पहले भी कहा है कि हमारे लिए जो ये वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जैसा बोलते हैं, ये रीजन जो है बहुत एक तरह से मैं कहूँगा एग्जिस्टेंशियल नेचर का है। क्योंकि वहाँ पर से 60-70% हमारी एनर्जी का आती है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डेवलपमेंट सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है कि नॉर्मल चले। दूसरा, सारी लेन ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे जो चलती हैं, जैसे आप सुन रहे हैं आजकल नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, रेड सी के बारे में, बंद होने के बारे में जब बात हो रही है, तो उससे सारे जो शिप्स आते हैं 80% ट्रेड वहाँ से होता है, तो उस सब पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद और हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं वहाँ पे, बड़ा इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज के अंदर में, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर वहाँ पे पूरी तरह से फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाता है जैसा अभी चल रहा है, तो अगर वो और एक्सपेंड होता है, तो जो हमारे 10 मिलियन करीब लोग हैं, 9.8 से 10 मिलियन लोग जो हैं, यूएई के खाली अकेले में 40 लाख हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो अगर उन लोगों के साथ में होगा तो उनको किस तरह से बचाया जाए, कैसे उनको सिक्योर किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारी सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, मुख्य बात है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है। हर समय भारत ने अपनी कोशिश की है कि हमारे जो लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए सेफ्टी से, और उनके ताकि किस तरह का हार्म्स में ना आ पाए। मैंने खुद बहुत बार इवैक्यूएशंस कराए हैं लीबिया से और डिफरेंट जगह से, तो मैं जानता हूँ कि बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन इतने सारे लोगों को निकालना और भी बड़ी बात है, और भी बड़ी मुश्किल है। अटेम्प्ट है या कोशिश है वो ये है कि युद्ध कम जल्दी से जल्दी रुका जा सके, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए जो भारत का जो स्टेटमेंट था वो ऐसा था, नंबर वन, कि डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए इसको छोड़ा जाए, पीस को लाया जाए। तीसरी चीज ये कही हमने कि कंट्रीज की जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो था, जो जिसको अटैक किया गया है, जैसे अमेरिका और इसराइल का जो अटैक ईरान के ऊपर था, वो एक वायलेशन था। उसके बाद ईरान ने जो अटैक किया है गल्फ कंट्रीज के ऊपर जहां यूएस के बेसेस हों भले ही, लेकिन वो उन कंट्रीज का सॉवरेन वायलेशन है। तो इसलिए भारत का जो स्टेटमेंट था बड़ा क्लियर था इसके मामले में। अब उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सब देशों के, जितने भी खाड़ी के देश हैं और ईरान और इसराइल, सबके देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। उनसे दो बातें कही, नंबर वन, जल्दी यूँ रोकें, और दूसरी चीज़ ये कही कि हमारे जो नागरिक आपके यहाँ पर हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, और उनको पूरा अगर हमें इवैक्यूएट करना है तो उसमें पूरी मदद चाहिए हमें उनकी। बिना बिना लोकल सरकार के इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक भारत की नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बाद कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात करी दोबारा, अभी 2-4 दिन पहले वो जाके भी आए हैं वहाँ पर। वहाँ भी उन्होंने कोशिश करी कि युद्ध को रोका जा सके। और यूएई, चूंकि उसको दूसरे नंबर पे अटैक किया गया इसराइल के बाद में, यूएई में, बल्कि ये बड़ा आयरॉनिक बात है कि यूएई में ईरान का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, अच्छा। और गैस सप्लाई ईरान करता है वहाँ पे। लेकिन चूंकि यूएई के इसराइल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड के तहत हो या जैसे भी, वो अपनी ज़्यादा उनके साथ पैंग बढ़ा रहा है, इसलिए वहाँ पे यूएस का भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और इसीलिए मैं समझता हूँ ईरान ने उनको बड़ा चुना है, और उनके ऊपर अटैक सबसे ज़्यादा हुए हैं। दूसरा जो है यूएई, इसराइल, और तीसरा कतार के ऊपर भी, जहाँ पे सबसे बड़ा एयरबेस है यूएसए का, अल उदैद एयरबेस, उसके ऊपर अटैक किया है। लेकिन ये कभी भी और ज़्यादा है, गलत जगह भी पड़ सकता है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की आबादी है वहाँ पर मिसाइल्स गिर सकती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीय हर जगह हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो उनको खतरा हो सकता है इस बात में, और यही भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है, और वही इस वक्त डिप्लोमेसी की प्राथमिकता भी है।
सर, जैसे इस कड़ी में हमने देखा कि नेतन्याहू से बात की जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर शेख जायद अल नाहयान के साथ भी टॉक एक्सचेंज हुई प्राइम मिनिस्टर की। अब एक प्रेशर ग्रुप है इंडिया में ही जो अपोजिशन या तमाम लोग, वो ये कह रहे हैं कि खामनेई के असैसिनेशन पे प्राइम मिनिस्टर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। इसको डिप्लोमेसी की दुनिया कैसे देखती है? देखिए, बात ऐसा है कि गलत तो हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आप किसी भी देश के नेता को उठा के ले जाइए, जैसे वेनेजुएला में हुआ, या आप उनको अटैक कर दीजिए, असैसिनेट कर दीजिए, ये बहुत। लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जंगल राज है जी। सारी दुनिया में। जो अमेरिका की मन में आ रहा है मनमाजी कर रहा है, और उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। हमने देखा रूस और चीन, जिनमें ताकत है ज़्यादा, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, हमारे को इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? जी। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे जो नेशनल्स हैं उन कंट्रीज में, जी। उनको बचाया जा सके, ना कि हम इस लड़ाई के बीच में पड़ जाएं जाके मोराली। और मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मान लीजिए जब भी अगर उनका फ्यूनरल होगा, तो उसमें भारत से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन अवश्य होगा, क्योंकि ईरान हमारा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे स्टेटमेंट दे दें इस वक्त में, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, दोनों जगह आपको समस्या, अपने आप को देखना है। आपका अपना इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, खाली गलबतियां करने से नहीं काम होता है। डिप्लोमेसी क्वाइटली होती है। जब हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री से बात करी, या इसराइल के मंत्री से बात करी, या प्रधानमंत्री ने बात करी, तो क्या बात करी? यही तो बातें करी जाएंगी कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन पब्लिक डोमेन में आप अगर एक बार कार्ड आकर के खोल देते हैं, जस्ट बिकॉज आपका अपोजिशन चाहता है ये करना, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी स्टूपिड डिप्लोमेसी होती है। हमने ऑप सिंदूर के टाइम पे गलती करी है, अब बार बार नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे एक होता है ना कि आम पब्लिक या उसको देखने का नजरिया है, उससे उस तरीके से डिप्लोमेसी काम नहीं, क्योंकि जैसे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली और इसराइल डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं, या फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बीते दिनों दौरा भी हुआ, इसराइल हुआ, तो लोग के मन में ये सवाल आता है कि क्या भारत की डिप्लोमेसी एकदम पैराडाइम शिफ्ट पे अब इसराइल के साथ ही खड़े हो गए हैं? देखिए, भारत कभी, एक बात तो आप मुझे बताइए, इसराइल जो है एक ही ऐसा देश है जी। जो जब भी आपके ऊपर टेरर अटैक हुआ है, और जब उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, तब जी। भी उन्होंने आपको पूरा मसला सप्लाई करा, सारा सपोर्ट दिया है। जी। और ऑप सिंदूर के दौरान एक ही देश है, रशिया, शायद ये रशिया और इसराइल, दो ही देश थे जो आपके साथ खड़े हुए थे पूरी तरह से। कौन सा देश और खड़ा था बाकी सारों में? तो हम वैसे ही मतलब नचनिया बन जाएं दुनिया में, ये क्या बात होगी? मेरे को समझ नहीं आता। लोगों को इतना समझना चाहिए कि भाई जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ तो आप दोस्ती बना के रखोगे ना अपनी। जी। क्योंकि आज की डेट में इसराइल आपको सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, और टेक्नोलॉजिकली दुनिया में वर्ल्ड लीडर है वो। डिफेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2.5 फ्रंट पे वॉर खुला हुआ है, चाइना है, पाकिस्तान लगातार आपके साथ में है। आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ेगी? अमेरिका देगा आपको क्या हथियार? या रशिया के पास खुद लड़ने में, लड़ाई में पड़ा हुआ, जितना दे सकता है देता है हमको। और ईरान के पास चाइना से है। आप ले नहीं सकते। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या, तो रिश्ते तो बना के रखने पड़ेंगे ना उनसे। जस्ट बिकॉज एक लड़ाई में, और लड़ाई में है, तो हमने क्या कहा? मोदी जी अगर जब वहां पे गए, तो मैं नहीं जानता हूँ अंदर में क्या हुआ, लेकिन असलियत है उनके जो ओपन स्पीचेस हैं उसमें सब में उन्होंने डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस की बात करी। उन्होंने पर्सनली भी उनको बोला कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इतने बड़ा खतरा है वहां पे। लेकिन इसराइल के और अमेरिका के अपने दूसरे जो है कंसिडरेशंस हैं। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम अकेले इस दुनिया में नहीं है। आज की डेट में जिस तरह ये युद्ध हो रहा है, इलीगल युद्ध है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन किस देश के अंदर ताकत है जो उनको रोक सके? हम्म। अब बातें कर लीजिए, बात से क्या हो रहा है? आपको तो ये देखना है कि भाई हमें अपने, आज यहाँ पे किसी के इतने लोग नहीं है जितने हमारे यहाँ, 10 10 मिलियन लोग आपके वहाँ फंसे पड़े हैं। जी। आपको उनको देखना है, कि आपने ये देखना है कि 2 लाइन का स्टेटमेंट किसी अपोजिशन पार्टी या किसी सिविल सोसाइटी ग्रुप या कोई रिलीजियस ग्रुप ऐसा बोल रहा है तो उसके लिए करना है? लेकिन मैं जैसा भी कह रहा हूँ कि हमारे खमेनी के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे, और प्राइम उनके मिनिस्टर तो साथ अगर मिले भी उनका थे जब भी उनसे, प्राइम मिनिस्टर फ्यूनरल, मोदी थी उनसे मिले भी मिले थे भी थे, उनसे। वो आए भी थे। लेकिन मानना ये है कि हमें जो है आगे बढ़ना है, और हमारे विदेश मंत्री ने ऑलरेडी उनके विदेश मंत्री से बात करी है, लगातार हम लोग टच में हैं। थोड़े दिन पहले हमारे डिप्टी एनए से वहां पर गए थे ईरान में। मैं खुद नहीं जा पाया क्योंकि उस वक्त एयर स्पेस बंद हो गया था। हमारा भी जाने का प्लान था वहां पर, एक डिस्कशन के लिए, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए ईरान के साथ। तो ये डिप्लोमेसी क्वाइटली होती है, ये नहीं, पब्लिक मैं कल डोमेन में हर चीज नहीं बोल सकते हैं। आईसीडब्ल्यूए के सीनियर स्कॉलर हैं फजर सिद्दीकी साहब, उनसे भी बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप कई दफ़े ईरान गए हैं, आपने कई बार ईरान में कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, चूंकि आप एम्बेसडर रहे हैं, एक डिप्लोमेट हैं,
जब ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे आपने बताया कि लीबिया में आपने इवोक्यूएशन कराया था, तो अभी जैसे ईरान के जो एम्बेसडर हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में जो भारत के तमाम एम्बेसडर बैठे हुए हैं, उन पे किस तरीके का प्रेशर होता है? उन पे पूरा जो काउंसलेट में फ़ोन बज रहे होंगे, क्या सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबने, सारे एम्बेसीज ने अपने अपने इमरजेंसी नंबर्स दे दिए हैं, सारे इंडियंस के बारे में खबर रखा हुआ उनका डेटाबेस है, और प्लान हो रहा है कि वर्ष के सिनारियो में हम कैसे उनको हेल्प पहुंचा सकते हैं। ये कंटिजेंसी प्लान होता है, हर एम्बेसी में होता है। और भारत में जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पर हमारा एक 24/7 कंट्रोल सेंटर होता है जो एक्टिवेट हो चुका है, और हमेशा 24/7 रहता है एक्टिवेटेड। तो किस तरह से हमें जहां भी मौका मिलेगा, जहां सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो इंडियंस को कैसे मैक्सिमम हेल्प पहुंचाई जा सके, ये हमारा सबसे बड़ा वो रहता है। चैलेंज है, अभी पहला चैलेंज यही है। चैलेंज रहता है, लेकिन हमने हमेशा सक्सेसफुली किया है ये बात। लीबिया में सर आज कैसे तक किया नहीं था? है। कितने लोगों को आप लोगों ने निकाला था? देखिए, लिबिया से करीब 18,000 एक बार निकले, उसके बाद सब कई बार हजार, सैकड़ों सैकड़ों लोग निकले। इराक से जब था 1,60,000 लोगों को निकाला गया। तो कुवैत से? कुवैत के टाइम पे सब जगह से, जहाँ से लेबनान से निकाले थे हमने, पूरा शिप भर के लाए थे। तो जितनी कोशिश हो सकती है सरकार, दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो, या कोई देश ऐसा नहीं है जो जिस तरह से हम लोग अपने देशों लोगों की वहाँ पर ख्याल रखते हैं, या उनको लाने के लिए अपना जो, क्या कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो वो कोई और देश का नहीं कर सकता है। तो मतलब हम ये मान के चले कि अभी भारत लेकिन की लोगों को ये कहना चाहिए कि सारी एम्बेसीज के साथ टच में रहें। जो एम्बेसी आपको एडवाइजरी दे रही है, उस एडवाइजरी को पूरी तरह फॉलो करें। और ये आश्वस्त रहें कि भारत सरकार, मैं भारत सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीइंग ए फॉर्मर एम्बेसडर मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार किसी भी तरह से अपने देश के लोगों को हर संभव प्रयत्न करेगी कि उनको किसी तरह खतरा ना हो। तो बेसिकली सर अब हम ये मान लें कि जैसा आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई प्रेशर ग्रुप में काम नहीं करती सरकार या डिप्लोमेसी, वो अपने लोगों और अपने नागरिकों और अपने आगे फ्यूचर के हित को देख करके ही काम। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यही है ना, अपने लोग। उसके बाद हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो हम अपने लिए नहीं करते, दुनिया के लिए भी करते हैं। तो जहाँ पे भी हमारे, सब हमने कई बार निकाले लोग, तो ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को वहां छोड़ दिया हो, या श्रीलंका वालों को छोड़ दिया, बांग्लादेशी को। जब मैंने इवैक्यूएट किए थे, बड़े सारे लोग वहां से निकाले थे। अच्छा, यमन दूसरे से जो देशों हमने को? इवैक्यूएट, हाँ, जब 40,000 लोग निकाले हमने यमन से, तो उसमें कितने सारे विदेश, 40 देशों के लोग थे, नॉट 40,000, 40 देशों के नागरिकों को हमने वहां से इवैक्यूएट किया उन जगहों से। थैंक यू सो अच्छा, मच सर मैं आपका, कि जी आपने आपने नमस्कार। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ताकि दर्शक भी राय बना सकें। क्योंकि ये जब वॉर की सिचुएशन होती है तो कई बार हम होता है कि अपना अपना पाला चुन के बैठे होते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो इस तरीके से वर्क नहीं करती, आपने बताया। थैंक यू सो मच सर, आप इतने थैंक यू, व्यस्ततम समय में थैंक यू, निकाल के लाए। थैंक तो यू, ये थैंक यू सो मच। अनिल त्रिगुनाय सर को आपने सुना, लंबे वक्त तक कई सारे देशों में राजदूत रहे और कई जगहों पे, जैसे कि आपने उनसे जाना कि एविक्यूएशन कराया, तो उन्होंने जो जानकारी दी, वो जो बातें कही, आप उस पर क्या समझते हो और इस पर क्या राय है आपकी, इस पूरे वॉर पर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और प्रोमिनेंट और अच्छे गेस्ट ला करके, जो आप तक ये जानकारी, आप तक जो सवाल या जो सोशल मीडिया के गलियारों में जो चीज़ें चल रही, उसको हम टैकल कर सकें। क्योंकि वॉर में पार्टी बनना बहुत आसान काम होता है, लेकिन न्यूट्रलिटी या फिर उसको देखना वो बहुत गड़बड़ चीज़ होती, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ईरान में जिस तरीके से अमेरिका ने घुस कर के अटैक किया है, जिस तरीके से उनके देश के सुप्रीम लीडर को मारा है, वो एक तरीके का आतंक है, वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, वो एक तरीके से मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है। क्योंकि खामनेई जो प्रेसिडेंट रहे, जो सुप्रीम लीडर रहे, उनसे भारत के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, तो भारत उस नज़रिए से देख रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के इस पागलपन को जो अभी चल रहा है, उसको रोकेगा कौन और उस पर स्टैंड कौन लेगा? क्या ये आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े या बढ़ेगा तो फिर क्या ये, जैसे कुछ भी होता है दुनिया में तो ये कह देता वर्ल्ड वॉर 3 थंबनेल में लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वो होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री जिसने पढ़ी है या वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री जिसने पढ़ी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो। तो थोड़ा सा इसमें हमें पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने जो देश के लोग हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे पे मेरे पीछे साथी मोहित हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, हम आपके लिए और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे।